बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं मोनिका पाटिल विनर्स के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो अभी तक हमने हमारी क्लासेस में पढ़ा कि पोषण क्या होता है, श्वसन क्या होता है ना, किस प्रकार से श्वसन जो है हमारे सारे शरीर को एनर्जी देता है ना, ऑक्सीजन के थ्रू हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न होती है। अब यही जो एनर्जी है बेटा, यही जो ऑक्सीजन है, लंग्स के थ्रू, मतलब लंग्स से क्या होता है, वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है। अब ये ऑक्सीजन की जरूरत कहाँ है? ये ऑक्सीजन की जरूरत हमारे सिर से लेकर पैर तक है ना, हमारी पूरी बॉडी को है। क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी का हर एक अंग जो है वो कार्य करता है। बॉडी में हर एक सेल जो है वो कार्य करता है, और उसको कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये एनर्जी, ये जो ऑक्सीजन है, सिर से लेकर पैर तक कैसे जाती है ना, किस प्रकार से जाती है, वो सारी चीजें हम आज के चैप्टर में या आज की क्लास में पढ़ेंगे बेटा। तो क्लास शुरू करने के पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहती हूँ। आपने आपके घर में कई बार देखा होगा कि मम्मी कभी बोलती है अचानक से कि मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है ना, मेरा बीपी बढ़ रहा है, मेरी धड़कन जो है वो तेज हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपने देखी होगी। तो इस सबके पीछे रीजन क्या होता है? क्यों इस तरीके से बॉडी में ये चेंजेस होते हैं, है ना? और इस सब के पीछे जो रीजन है वो भी हम इसी पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने के पहले एक बात मैं आपको बता देती हूं कि आज की आपकी जो मेहनत है वो आपका कल का रिजल्ट बनेगी। तो आज की मेहनत कैसी है वो कौन बताएगा? आपका कल का रिजल्ट। तो चलिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ और इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेकर हो जाइए तैयार मेरे साथ। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो कि है लेट्स कम विथ मी। जो टॉपिक है बेटा हमारा, वो इसी चैप्टर से, जैव प्रक्रम से ही रिलेटेड है, जैव प्रक्रम से ही रिलेटेड है। तो टॉपिक क्या है हमारा? परिवहन, ट्रांसपीरेशन। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। अब ये परिवहन क्या होता है, इसको हम बड़े ही ध्यान से समझेंगे, वन बाय वन, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द को समझकर। ठीक है, परिवहन देखो, ट्रांसपोर्टेशन, तो नाम सुनकर ही कुछ समझ में आ रहा होगा। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट तो मैम हमने सुना है कि गाड़ी से जब चीजों को इधर से उधर ले जाया जाता है हम उसको ट्रांसपोर्ट कह देते हैं, है ना? वेरी गुड, बहुत सही समझे आप। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? चीजों को क्या करना? एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो अभी मैंने क्या कहा आपसे कि जो एनर्जी या जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स से, हमारे फेफड़ों से जो ब्लड में गया था, अब उसका काम कहाँ है? उसका काम पहुंचना है हर अंग में, हर पार्ट में, हमारे शरीर के हर एक एक जगह पर, एक एक सेल में। क्योंकि बेटा हमारा जो शरीर है वो हर जगह बराबर एनर्जी क्या करता है? उत्पन्न करता है। ऐसा नहीं होता कि कभी हमारा हाथ ज्यादा काम कर रहा है तो उसमें एनर्जी ज्यादा दे दे, तो आज बोले कि चलो हाथ को ज्यादा एनर्जी, तो आज सिर को कम दे देते हैं या स्टमक को कम दे देते हैं। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, ये जो ऑक्सीजन है, आपके पूरे शरीर में जाए, है ना? तो एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो प्रक्रिया है ना, जो ट्रांसपोर्ट है, सीधी सी बात वही कि एक सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो हमारे शरीर में भी बस वही होगा कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है? जैसे ऑक्सीजन हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन क्या देगी? हमको एनर्जी देगी, है ना? उसके बाद जो हमने फूड खाया था, जो भी हमने भोजन ग्रहण किया था, उससे जो पोषण मिला वो हो गया। उसके बाद
उसके साथ क्या होता है, हमारे शरीर में उस पोषण के साथ साथ कुछ टॉक्सिक या कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंस जो बचते हैं, है ना, वो भी रहेंगे। उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगी, है ना, क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलना है उसके लिए भी तो उसको परिवहन करना पड़ेगा। ठीक है, तो परिवहन को अगर हम बहुत सीधे शब्दों में समझें तो परिवहन क्या होगा बेटा, जीवों में परिवहन का मतलब है भोजन, पानी, ऑक्सीजन और अन्य जरूरी वस्तुओं को शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना। ठीक है, यही क्या होगा। और इसके साथ जो भी बेकार पदार्थ है उनको भी क्या करना, पहुंचाकर शरीर से बाहर निकलवाना। ठीक है, तो परिवहन का मतलब बहुत सीधे समझ में आया। क्या क्या होगा, भोजन, पानी, ऑक्सीजन, है ना, और जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी क्या है बेटा, वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल हमारा बेकार का जो पदार्थ है ना, तो वेस्ट मटेरियल। अब ये वेस्ट मटेरियल क्या होता है, ये जो वेस्ट मटेरियल है ये क्या होता है, तो वेस्ट मटेरियल का मतलब होता है हमारे शरीर में यूरिया बनता है ना, यूरिया होता है, यूरिक एसिड हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं क्या होते हैं, ये सारे जो क्या होते हैं बेटा, वेस्ट मटेरियल होते हैं। इनको क्या करना पड़ता है, शरीर से बाहर निकालने की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, हमको बाहर निकालना पड़ती है। और ये सब चीजें क्या है, शरीर के हर एक अंग तक पहुंचे, भोजन पहुंचे, पानी पहुंचे, ऑक्सीजन पहुंचे, इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो यहां ये ड्रॉ देखिए आप, इस ड्रॉ में आपको दिख रहा होगा कि हमारे पूरे शरीर में क्या है, बहुत सारी पतली 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 आपको लाइन मतलब ट्यूब्स दिख रही होगी, है ना, ट्यूब नलियां दिख रही होगी, है ना। और ये देखो, जैसे आप ये समझ लो कि हमारे घर में क्या होता है कि एक जो हमारा पावर सप्लाई होता है ना, पावर सप्लाई होता है, और पूरे घर में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम क्या बिछा देते हैं, वायर्स बिछा देते हैं। ठीक है, और उस वायर्स में से क्या जाती है, एनर्जी जाती रहती है, एनर्जी जाती रहती है। बस वैसे ही क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे पतले 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 वायर जैसे ट्यूब है ना। अब इन ट्यूब को क्या कहते हैं मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। फिलहाल आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेन्स और आर्टरीज, वेन्स और आर्टरीज। इसके भी अलावा और भी चीज है, मैं आपको भी आराम से बताऊंगी। पर अभी यहाँ पर आप देखो कि ये जो परिवहन होगा वो परिवहन किसके थ्रू होगा, किसके द्वारा होगा, तो यहां पर जो परिवहन होगा वो एक छोटी छोटी नलियों के द्वारा या ट्यूब्स के द्वारा होगा। तो परिवहन बहुत अच्छे से समझ में आया कि हमारे शरीर में जो भोजन से पोषण तत्व बनते हैं, भोजन से जो पोषण तत्व बनते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर जाते हैं, और ब्लड फिर क्या करता है, पूरे शरीर में उनको परिवहन या सर्कुलेट करता है। उसके साथ ऑक्सीजन, है ना, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो, और पानी। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे पूरे शरीर में पहुंचाए जाते हैं, किसके द्वारा, परिवहन के द्वारा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, तो ये जो परिवहन होता है बेटा, इसको हम एक और नाम या एक तंत्र या एक सिस्टम के द्वारा समझते हैं, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम या संचार प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, संचार प्रणाली। संचार प्रणाली मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ती है। ठीक है, जैसे आपने कभी देखा होगा टेलीफोन स्टेशन, टेलीफोन स्टेशन को क्या कहते थे, संचार, है ना, संचार निगम। तो क्यों, क्योंकि टेलीफोन क्या करता है, दो चीजों को जोड़ने का काम करता था, जब बस ये वैसा ही है ना। तो सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन जो होगा बेटा हमारी बॉडी में, अभी जो मैंने आपको ड्रॉ बताया था कि ये पूरा जो हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू, है ना, रक्त के थ्रू क्या हो रहा है, पूरी चीजें जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, तो वो कैसे जाएगी, किसके माध्यम से जाएगी, वो हम यहां पर समझते। अब देखिए ये सर्कुलेशन जो होता है वो तीन चीजों
के कारण होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बिना सर्कुलेशन संभव नहीं होगा। कैसे? सबसे पहला होता है रक्त। सबसे पहले क्या होता है हमारा? रक्त। ठीक है, ब्लड। अब ब्लड क्या होता है? ब्लड जो होता है ये एक फ्लूइड होता है। क्या होता है बेटा? ये एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब एक तरल, मतलब इसको आप जैसे, फ्लूइड मतलब एक बहुत ही तरल पदार्थ होता है ये। ठीक है, बहुत ही तरल पदार्थ होता है। हर चीज जो है इसके अंदर चली जाती है। किसके अंदर? ब्लड के अंदर। ठीक है, तो जो हमारा रक्त होता है ये एक तरल पदार्थ होता है और इसको हम संयोजी ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक। तो ये तीन चीजें होती है। पहला किसके द्वारा? रक्त के द्वारा। वो रक्त, अब देखिए ये जो रक्त होता है ऐसे ट्यूब होती है ना? रक्त जो होता है ये समझ लीजिए कि ये हमारे पूरे शरीर में इस तरीके से ट्यूब है और उस ट्यूब के अंदर, उस ट्यूब के अंदर जो है ये रक्त जो है फ्लो कर रहा है, बह रहा है। ठीक है, तो ये जो रक्त यहां पर बह रहा है बेटा, जिसके अंदर से ये बह रहा है, ठीक है, जिसके अंदर से ये बह रहा है, फ्लो कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे रक्त वाहिकाएं। क्या कहेंगे हम? रक्त वाहिकाएं। क्या कहेंगे? रक्त वाहिकाएं। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम इसको? ब्लड वेसल्स। क्या कहेंगे बेटा? ब्लड वेसल्स कहेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको ये ट्यूब दिख रही होगी, ये पूरी ऐसी ट्यूब दिख रही है और इसके अंदर से क्या दिख रही है आपको? रक्त की कणिकाएं दिख रही है। रक्त की कणिकाएं। अब ये रक्त कणिकाएं क्या होती है अभी हम और डिटेल में समझेंगे। तो जो सर्कुलेशन होता है, मतलब जो परिवहन हो रहा है, मतलब चीजें एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, पहले तो किसके कारण? ब्लड के कारण। ठीक है, दूसरा ब्लड वेसल्स इसमें मदद करेगी। मैंने जो अभी बताया था ना आपको कि पतली पतली जो नलियां हैं या जो ट्यूब है, वो ट्यूब क्या कहलाएंगे? रक्त वाहिकाएं। और तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हृदय, है ना? हृदय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इन सब चीजों को, मतलब हमारे ब्लड को पूरे शरीर में सर्कुलेट या संचार करवाने में। तो ये तीनों चीजों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम इसमें। सबसे पहले हम समझते हैं रक्त को। लेकिन हमारे एमपी बोर्ड में, है ना, हमारे एमपी बोर्ड की एग्जाम में 2008 में, 14 में और 16 में, और इसके भी बाद कई बार जो है रक्त के ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं। है ना? क्या पूछा गया है कि रक्त जो है, रक्त क्या होता है और इसके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो हम अच्छे से समझेंगे कि रक्त क्या होता है और इसके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन में आपको समझाऊंगी, आपको बस ध्यान से सुनना है और अपने नोट बनाना है। देखिए, जो ब्लड है ना, रक्त आपने सभी ने देखा होगा, रक्त आपने सभी ने देखा होगा। कैसा होता है रक्त? रक्त कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है बेटा? लाल होता है। अब ये लाल जो होता है, ये लाल होने का कारण क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और हम रक्त को क्या बोलते हैं? तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं। देखिए, जो हमारा रक्त होता है, अब ये देखिए ये क्या है हमारी, ये हमारी रक्त वाहिकाएं हैं। क्या है? रक्त वाहिकाएं। और इस रक्त वाहिकाएं में क्या है? ये रक्त है। क्या है बेटा? रक्त। अब रक्त को क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं तरल संयोजी ऊतक।
तरल संयोजी ऊतक। अब इसको तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं बेटा? देखो, संयोजी मतलब हमारा जो ब्लड होता है बेटा, इसको इंग्लिश में आप कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हो? कनेक्टिव टिश्यू। अब इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिर से लेकर पैर तक, है ना, मैंने अभी आपको बताया कि रक्त के अंदर हमारा क्या क्या होता है? पोषण होता है, पानी होता है, उसके साथ साथ O2 होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये भी होता है। तो इसको ले जाने, ये सब चीजों को ले जाने का काम कौन करता है? रक्त करता है ना। तो इसी माध्यम से क्या करता है? रक्त हमारे एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करता है ना। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको हम क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, देखिए ये यहां पर लिखा हुआ है कि खून लाल रंग का एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अब दूसरा क्वेश्चन कि भाई जो हमारा रक्त होता है ये लाल ही क्यों होता है? ठीक है, ये लाल ही क्यों है? ये लाल क्यों होता है? ठीक है, तो आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम की एक चीज बताई थी। ठीक है, तो हीम का मतलब क्या था और ग्लोबिन का मतलब क्या था, है ना। हीम मतलब क्या था? ये हीम का मतलब होता है रेड, है ना, रेड। और ये रेड क्यों होता है? ये रेड होता है या लाल होता है आयरन के कारण। किसके कारण? आयरन। ठीक है, और ग्लोबिन क्या होता है? ये एक प्रोटीन होता है। ठीक है, तो जो लाल रंग होता है हमारे रक्त का वो किसके कारण होता है बेटा? इसमें जो आयरन की उपस्थिति होती है इसके कारण जो रक्त है वो कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, तो खून लाल रंग का एक तरल संयोजी ऊतक है। ये लाइन बिल्कुल क्लियर है आपको? ठीक है, जो हमारे शरीर में क्या करता रहता है बेटा? घूमता रहता है, घूमता रहता है। जैसे कभी आपने देखा होगा, कभी गलती से चोट भी लग जाती तो खून बहने लगता है, मतलब हमेशा ब्लड क्या करता है बेटा? चलता रहता है, शरीर में घूमता रहता है। दूसरा पॉइंट कि इसका जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि ये जो हीमोग्लोबिन है ये कहां यूज हुआ था? ठीक है, ये श्वसन वर्णक मैंने बताया था आपको, श्वसन वर्णक रेस्पिरेटरी पिगमेंट, है ना। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारी बॉडी में काम करता है। एनर्जी O2 के साथ इसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप थी, है ना, याद आया? O2 के साथ इसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप थी, इसलिए ये एक श्वसन वर्णक का रोल भी निभाता है। ठीक है, तो यहां देखिए क्या लिखा है कि इसका लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है, जो कि लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है ना। अब ये लाल रक्त कोशिकाएं क्या है? लाल रक्त कोशिकाएं क्या है? आरबीसीज। क्या है? आरबीसीज। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रेड आरबीसीज, इसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल, या हम इसको रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, है ना, कॉर्पसल्स। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें आप क्या कर लीजिए? नोट करते जाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अब देखिए, ये तो हो गई कि लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसीज में पाया जाता है और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी। अच्छा, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर आपके शरीर में, से कई बार होता है ना, आप बोलते हो कि अरे मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैंने बहुत काम कर लिया, मेरे चक्कर आ रहे हैं, अब तो मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत थक गया। थोड़ा सा भी काम करते और हम थक जाते हैं, है ना, सांस फूलने लगती, थक जाते हैं हमको बहुत टायर्डनेस होती। तो ऐसा क्यों होता है ना। तो कई बार लोग क्या बोलते हैं कि अरे खून की कमी हो गई इसको, तो ये तो कुछ बहुत जल्दी थक जाता है, थोड़ा सा भी कुछ करता हो थक जाता है।
तो ये जो खून की कमी हम बोलते हैं, ये खून की कमी का कारण क्या होता है बेटा? ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है जब वो कम होने लगता है, उसकी कमी होती है, तो उसी को क्या कहते हैं हम? खून की कमी। और इस कमी को एक नाम दिया गया है जिसको कहते हैं हम एनीमिया। क्या कहते हैं बेटा? एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है ना, कि खून की कमी से होने वाले रोग को, या खून की कमी से होने वाले जो रोग है उसको क्या क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, है ना, कि एनीमिया क्या है? एनीमिया, एनीमिया खून की कमी, है ना, खून की खून की कमी के कारण होने वाला रोग, कारण खून की कमी के कारण होने वाला रोग। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें जो हैं वन बाय वन आप नोट कीजिएगा। अब देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या है? ये क्या है? हमारी खून की वाहिकाएं, है ना, ब्लड वेसल्स जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स। अब अगर हम एक स्वस्थ मानव के रक्त की बात करें, ठीक है, तो ये जो खून है हमारा, इस खून के अंदर और क्या क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे भोजन के जो पोषण तत्व है वो तो होते हैं, है ना, ऑक्सीजन भी होता है, पानी भी होता है, CO2 भी होती है, और क्या हो सकता है इसके अंदर? तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ रक्त के और मुख्य घटक कौन से हो सकते हैं। तो रक्त का जो लगभग 55% भाग है, कितना बेटा? 55% भाग में, रक्त का जो 55% भाग है उसमें होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा कैसा होता है? ये पीले कलर का द्रव्य होता है ना, पीले कलर जैसा द्रव्य होता है। ठीक है, तो 55% क्या होता है इसमें? प्लाज्मा होता है। क्या होता है बेटा? प्लाज्मा, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस प्लाज्मा में लगभग कितना? 90 से 92%, मतलब इस प्लाज्मा में 90 से 92% तक क्या मिलता है? पानी मिलता है, जल मिलता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा और क्या क्या प्रेजेंट था इसमें? हमारा जो रक्त है वो लाल था, तो वो क्यों था? आरबीसीस, लाल रक्त कणिकाओं के कारण। और इसके साथ हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन के कारण भी लाल जो है हमारा रक्त होता है। और O2 का क्या करवाता है ये बेटा? ऑक्सीजन का परिवहन करवाता है। ठीक, फिर इसके साथ एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, एक होती है WBCs। क्या होती है? WBCs, इसका पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, अब ये व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है? ये हमारे शरीर को संक्रमण, मतलब कोई भी रोग हमारी बॉडी में लगे या कोई बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी पर अगर अटैक करता है तो ये उस समय क्या करता है? उससे लड़ने की क्षमता पैदा करता है। और इसको भी हम और डिटेल में अभी समझेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम क्या देख रहे हैं कि रक्त के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे शरीर की क्या करता है? सुरक्षा करता है, कवच बनाता है। उसके बाद होते हैं प्लेटिलेट्स। क्या होते हैं बेटा? प्लेटिलेट्स। अब ये प्लेटिलेट्स का काम क्या? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको भी हम बहुत डिटेल में समझेंगे। प्लेटिलेट्स जो होते हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा, आपको चोट लगी, ठीक है, चोट लगी तो क्या हुआ? रक्त बाहर आया, खून बाहर आया, और कुछ समय बाद क्या होता है? उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, वापिस एक थक्का बन जाता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं हम? क्लॉट कहते हैं। और ये क्लॉट क्यों बनता है?
प्लेटिलेट्स के कारण, ठीक है। तो सिर्फ प्लेटिलेट्स नहीं, इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जुड़ी होती, मैं आपको वन बाय वन वो सारी चीजें बताऊंगी। तो ये जो था बेटा हमारे रक्त का मुख्य जो घटक होते हैं वो हमने देखा। अब रक्त जो है बेटा, हमारा रक्त दो चीजों में बटा रहता है। मतलब जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना। तो कौन क्या ले जाता है, इसका काम भी क्या है, हमारी बॉडी में बहुत सिस्टमेटिकली डिवाइड किया हुआ है ना। तो दो तरह की जो है वाहिकाएं यहाँ पर होती हैं। एक होती है धमनी, जिसको हम कहते हैं आर्टरी, और एक होती है शिरा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेन, है ना। अब मैं ये जो सारी चीजें हैं आपको, कि धमनी क्या होती है और शिरा क्या होती है, इनको मैं बहुत अच्छे से डिटेल में समझाती हूँ। कि जो धमनी होती है बेटा, धमनी की दीवारें क्या होती है, मोटी होती है। कैसी होती है, मोटी। आर्टरीज की दीवारें क्यों होती है, मोटी होती है। अब मोटी क्यों होती है, क्योंकि धमनी क्या करती है, अब बहुत ध्यान से सुनना। धमनियां जैसे ए, धमनी का नाम इंग्लिश में कहां से शुरू हो रहा है, ए से। ए का मतलब क्या है, अवे। ए का मतलब क्या है, अवे मतलब दूर ले जाना। ए का मतलब क्या है, अवे। ए का मतलब क्या है, अवे। अभी मैं बाद में ये सारी ट्रिक्स आपसे पूछूंगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अवे मतलब दूर ले जाना, दूर ले जाना, ठीक है, याद रखिएगा। तो आर्टरीज क्या करती है, खून को हार्ट से दूर बाकी सारे ऑर्गन में, बाकी सारे अंगों में ले जाने का काम करती है, ठीक है। और ये जो रक्त होता है, ये कौन सा होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, ऑक्सीकारक ब्लड होता है ये। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा, है ना। हृदय, रक्त को हृदय से शरीर तक ले जाने का काम करती है। और जो शिराएं होती है, जो वेन्स होती है, इनकी जो परत होती है ना, ये जो दीवारें होती है थोड़ी पतली होती है आर्टरीज से। क्यों, क्योंकि अब ये जो शिरा होती है ये क्या करती है, हार्ट की तरफ क्या करती है, ब्लड को लेकर आती है ना। तो इनकी शिराएं पतली होती है और इनके अंदर प्रेशर जो है वो आर्टरीज से कम होता है। इसकी दीवार मोटी होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये प्रेशर क्यों ज्यादा होता है आर्टरीज में और वेन में क्यों कम होता है, वो भी हम अच्छे से अभी समझते हैं, ठीक है। और शिरा क्या करती है, शिरा जो है ये हार्ट की तरफ रक्त को कहां लेती है, रक्त को हृदय, हृदय की ओर लेकर आती है, हृदय की ओर लेकर आती है, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए अब हम इसको और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। देखिए, रक्त तो समझ में आया आपको कि रक्त क्या होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में इससे रिलेटेड आता है। तो हमने रक्त भी देखा और रक्त के घटक भी देखे, और रक्त जो है कहां कहां से प्रवाह करता है, हमारी पूरी बॉडी में कैसे परिवहन होता है वो हमने देखा। अब इसके काम देखो, एक काम तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या काम समझ में आया, कि परिवहन तो कौन कर रहा है, परिवहन तो रक्त ही कर रहा है, ये बात तो क्लियर है, नो डाउट, ठीक है। तो देखिए, परिवहन जो है, परिवहन कौन कर रहा है, रक्त करवा रहा, तो इसका कार्य भी आ गया, है ना। रक्त के कार्य में भी यही आ गया कि ठीक है, जो ब्लड है वो क्या कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है। किसका ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है, भोजन का, है ना, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का, पोषक तत्वों का। उसके बाद हमारे रक्त में बहुत सारे हार्मोन भी होते हैं, है ना, जो हमारे दिमाग मतलब हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे ग्लैंड है हमारे शरीर में जो इन हार्मोन का क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, इनको रिलीज करते हैं, ठीक है। तो हार्मोन जो है ये कुछ ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिनके द्वारा क्या करते हैं, सिक्रीट किए जाते हैं, वो हमारे दिमाग के द्वारा कंट्रोल होता है। उसके बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ, मैंने वेस्ट मटेरियल भी बताया था, यूरिया, है ना, यूरिक एसिड, अमोनिया, वो, और ये सब परिवहन कौन करवा रहा है, ब्लड करवा रहा है। तो ये एक फंक्शन इसका क्लियर हो गया। दूसरा क्या फंक्शन है, ऑक्सीजनेशन। क्या करता है बेटा, ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन मतलब जो आरबीसीज है हमारे ब्लड में, क्या है, आरबीसीज, ये शरीर के कोशिकाओं तक
है ना, एक एक कोशिका हमारे शरीर की एक एक कोशिका तक ऑक्सीजन को ले जाता है और उन सेल्स के अंदर, उन कोशिका के अंदर क्या करवाता है, ऑक्सीजनेशन करवाता है और एनर्जी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो दूसरा काम क्या हो गया, ऑक्सीजनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी 2008, 14 और 16 में पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल रट लीजिए। मतलब आपको बिल्कुल रटना तो नहीं है, लेकिन इसको समझ लीजिए और यहीं के यहीं मेरी क्लास में इसको आप याद करके जाइए कि पहले चीज तो परिवहन क्लियर है, दूसरा चीज क्या करता है, कोशिकाओं में ऑक्सीकरण या ऑक्सीजनेशन करवाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज, ब्लड क्या करता है, ब्लड हमारे शरीर की रक्षा भी करता है, ये एक रक्षा कवच भी है। क्यों है जल्दी बताओ। अभी मैंने आपको बताया था क्योंकि ब्लड में क्या प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसीज। अभी बताई थी मैंने कि ब्लड में आरबीसीज के साथ क्या है, डब्ल्यूबीसीज भी प्रेजेंट है ना। तो ये डब्ल्यूबीसीज क्या करती है, हमको संक्रमण से बचाती है। ठीक है, संक्रमण से लड़ने की क्षमता देती है। अभी कैसे बचाती, देखो ये क्या करती हैं बेटा, इनका जो है हमारी बॉडी में एक निर्धारित जो है, मतलब इनका वॉल्यूम होता है हमारे रक्त के अंदर। अगर आप एक नॉर्मल डब्ल्यूबीसीज की क्वांटिटी हमारे शरीर में देखते हो तो बेटा ये जो होंगी, ये 8,000 से लेकर 11,000 है ना, 11,000 तक ये नॉर्मल है, यहां तक है ना, नॉर्मल मानते हैं हम। ठीक है, जो है नॉर्मल हम इसको मानते हैं। अब ये जो 8,000 से लेकर 11,000 जो है ना, इसकी क्वांटिटी होती है हमारे शरीर में, ये नॉर्मल होती है। लेकिन जब भी क्या होता है, आपके शरीर पर कोई मतलब बैक्टीरिया का या कोई डिजीज का हमला होता है ना, कोई रोग उत्पन्न होता है आपके शरीर में, या जनरली आपको बुखार भी आ जाता है, तो इनकी जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब क्यों बढ़ जाती है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे हमारी जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर पे क्या होते हैं, सैनिक होते हैं, सैनिक तैनात होते हैं और वो क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। किससे रक्षा करते हैं, कि बाहर से कोई भी, जैसे कि पाकिस्तानी कहीं हमारे ऊपर अटैक नहीं कर दे, है ना, तो वो तैयार रहते हैं। तो बस हमारे शरीर पे भी कोई बाहर के बैक्टीरिया, जर्म्स एंटर नहीं कर दे और अटैक नहीं कर दे, है ना। और मान लो उन्होंने अटैक कर भी दिया है तो इनकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और ये एंटीबॉडीज बनाते, क्या बनाते हैं हमारे शरीर में, एंटीबॉडीज। और वो एंटीबॉडीज क्या करती है, उनसे लड़ती है, किनसे, जर्म से, बैक्टीरिया से लड़के उनको वहीं मार देती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और कीटाणुओं को नष्ट करते हैं, उनसे लड़ते हैं। तो ब्लड ने क्या किया, रक्षा कवच का भी काम किया यहां पर। इसके बाद हमारी बॉडी का तापमान, मतलब पीएच और टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर रेगुलेशन का काम भी करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। अब आपको सभी को पता होगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर, जैसे पीएच की अगर हम बात करें तो नॉर्मल पीएच कितना होता है, 7। ठीक है, और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस जो है नॉर्मल होता है। ठीक है, 30 से 35 डिग्री, या ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी का मेंटेन करवाने का काम भी कौन करेगा बेटा, कौन करेगा, रक्त करेगा, है ना। तो हमारे शरीर को गर्म रखना और हमारे शरीर का तापमान रेगुलेट करवाना, ठीक है, ये काम भी किसका होता है, रक्त का होता है। इसके बाद अब क्लॉटिंग, क्लॉटिंग मतलब थक्का जमना। अभी मैंने आपको बताया था, है ना, कि एक और इंपॉर्टेंट काम होता है रक्त का, क्लॉटिंग, थक्का जमाना। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि क्लॉटिंग किसकी वजह से होती है, प्लेटिलेट्स के कारण। किसके कारण होती है, प्लेटिलेट्स के कारण। लेकिन क्या सिर्फ प्लेटिलेट्स के कारण होती है, नहीं। देखो हमारी ब्लड में होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होते हैं हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड में होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। अब थ्रोम्बोसाइट्स मतलब इनके अंदर एक थ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन, क्या होता है, थ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन। अब ब्लड के अंदर प्लेटिलेट्स
थ्रोम्बिन और कैल्शियम आयन। क्या बेटा? कैल्शियम आयन। और फिब्रिनोजन। और कौन आता है? फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन या कई बार इसको फिब्रिन भी कहते हैं। ये सब मिलकर क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये एक ऐसा जाली नुमा स्ट्रक्चर बनाते। क्या बनाते हैं? जाली नुमा स्ट्रक्चर। और इन सबके साथ विटामिन के भी, विटामिन के भी जो है इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये देखो, थक्का बनाने के लिए कितनी सारी चीजें लगती है, और ये सब क्या बनाते हैं? इस ब्लड में ऐसा 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 क्या बना लेते हैं? एक जाली नुमा। कैसा? जाली नुमा, जाली नुमा ऐसी आकृति बनाते हैं, और फिर धीरे धीरे क्या बन जाता है? वहां पर थक्का बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, और फिर हमारा रक्त बहाव जो होता है या जो खून का बहना होता है वो वहीं पर रुक जाता है। ठीक है, तो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे ब्लड के, यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि रक्त क्या होता है और रक्त के कार्य क्या होते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं रक्त के और घटक जो अभी हमने देखा, एक बार इसको हम फिर से रिवाइज जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, कि हमने रक्त के जो घटक देखे उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एक पूरे चार्ट के थ्रू। अभी हमने अलग अलग देखा, अब एक ही चार्ट में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, ताकि आप एक ही जगह इसको पढ़ सके। ठीक है, तो क्या देखा हमने रक्त के घटक में? सबसे पहले क्या देखा? ब्लड सेल्स देखे। ठीक है, ब्लड सेल्स मतलब क्या देखे? आरबीसीज देखी। क्या देखी? आरबीसीज देखी, है ना। उसके बाद क्या देखा? उसके अंदर रक्त में प्लाज्मा देखा। क्या देखा बेटा? प्लाज्मा देखा, है ना। कैसा होता है प्लाज्मा? ये एक तरल नुमा 55% जो था ब्लड का या रक्त का पार्ट कवर कर रहा था, है ना, जिसमें क्या थे? पोषक तत्व थे, अपशिष्ट और वो सारी चीजें थी। ठीक है, उसके बाद प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स ने क्या करा? खून का थक्का जमने में, है ना, खून का थक्का जमने में क्या करी? मदद करी। ठीक है, और खून के रिसाव को क्या करा? रोका, एक दबाव बनाकर खून के रिसाव को रोका। उसके बाद कोशिका में हमने देखे तो कोशिका के दो प्रकार देखे थे। क्या देखा था? एक तो लाल रक्त कणिकाएं देखी। लाल रक्त कणिकाएं क्या करती हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करवाती है ना। और हीमोग्लोबिन इसके अंदर होता है, जिसके कारण हमारे रक्त का जो कलर होता है वो लाल होता है। और श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती थी? हमारे शरीर की रक्षा कर रही थी बाकी सारे बैक्टीरिया से, जर्म से। ठीक है, तो ये एक पूरे फ्लो चार्ट में आपको सारी चीजें एक जगह मिल गई, तो आप आसानी से इस फ्लो चार्ट को अपनी कॉपी में बनाकर एक बार में सारा रिवीजन कर सकते हैं। अब देखिए, अब जब जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारी जो रक्त है, हमारा जो ब्लड है, ये जो परिवहन करता है ना, जो बहाव करता है, ये किसमें से कर रहा था बेटा? ये आर्टरीज और वेन्स में से, मतलब धमनियां और शिरा में से। ठीक है, शिरा में से क्या कर रहा था, है ना, शिरा और धमनियों में से क्या कर रहा था? बहाव कर रहा था। अब इसके भी अलावा एक चीज होती है यहाँ पे, कैपिलरीज। क्या होती है? कैपिलरीज। तो हम वन बाय वन टेबल के थ्रू इसको समझते हैं कि आर्टरीज का काम क्या होता है, शिरा का काम क्या होता है, और कैपिलरीज का काम क्या होता है। क्योंकि जब हम इसके बाद हृदय पढ़ेंगे, है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न हृदय से जरूर बनता है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन, चाहे आपसे पूछ लेंगे कि हृदय क्या है, उसको समझाइए, या उसका पूरा डायग्राम अच्छे से लेबल करके बनाइए। ठीक है, तो 4 नंबर का एक प्रश्न 100% बन सकता है यहां से। ठीक है, तो उसके अंदर आर्टरीज कहां से आएंगी, क्या करती, वो सब बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसको हम यहां पर एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में क्या डिफरेंस होता है वो समझते हैं। खून के बहने की दिशा, खून के बहने की दिशा, तो देखो आप इसको एक ट्रिक के साथ याद कर सकते हो। क्या याद कर सकते हो? ट्रिक के साथ, कि हमारी जो आर्टरीज है बेटा, क्या है? आर्टरीज।
आर्टरीज किधर से आती है? ये आती है राइट हैंड से, राइट हैंड साइड। कहां से आती बेटा? राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आप इसको क्या याद कर सकते हो? आरे, 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 है ना? आरे, सॉरी, ठीक है। तो आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज क्या करती हैं? जैसे कि आर्टरीज हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है ना, हमारे ब्लड को जो है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीकारक ब्लड होता है, वो हार्ट से पूरे अंगों में लेकर जाती है ना? तो सारे अंग क्या बोलते हैं? सारे अंग क्या बोलते हैं? आ रे शुद्ध ब्लड, आ रे, आ रे। ठीक है, तो क्या करते हैं सारे अंग जो हैं इस शुद्ध ब्लड को, क्योंकि अब उनको क्या चाहिए? उनको एनर्जी चाहिए ना, और एनर्जी कहां से मिलेगी? जब ऑक्सीजन मिलेगा उनको। और ऑक्सीजन कहां है? उस ब्लड के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, है ना? तो जो खून का बहाव होता है बेटा, वो आर्टरीज का कहां कहां से होता है? दिल से खून की ओर ले जाता है ना? मतलब दिल से बाकी अंगों की ओर, दिल से बाकी अंगों की ओर ले जाता है। ठीक है ना? मतलब ये कहां से पहुंचता है? लेफ्ट हैंड साइड से। कहां से? लेफ्ट हैंड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड से जाता है। उसके बाद जो शिरा होती है, शिरा होती है, ये कहां से आती है? राइट हैंड साइड से। कहां से आती है बेटा? राइट हैंड से। कहां से आती है? राइट हैंड साइड से। और ये क्या करती है? खून को दिल की तरफ लेकर आती है, खून को दिल की तरफ लेकर आती है। ये बात ध्यान रखिएगा कि हार्ट से जो खून है वो दिल से दूर जो ले जाती है, वो कौन ले जाती है? धमनियां, आर्टरीज। और जो दिल की तरफ लेकर आती है वो कौन है? वेन्स। ठीक है, और ये कैपिलरीज क्या करती हैं? कैपिलरीज जो है धमनी और शिराओं को जोड़ती, मतलब इनमें क्या है? मिक्स ब्लड होता है। ठीक है, तो ये जोड़ने का काम करती है। क्यों? क्योंकि जो धमनियां होती हैं, सॉरी, जो कैपिलरीज होती है बहुत पतली होती है। अभी और समझते हैं हम इसको। अब ऑक्सीजन की मात्रा, तो ऑक्सीजन की मात्रा मैंने अभी आपको बताया कि जो आर्टरीज होती है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होती है? ज्यादा होती है। कैसी होती है बेटा? ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अब ऑक्सीजन है ना हमको हार्ट से मिली, और ये क्या करेगी? पूरे ऑक्सीजन पूरे शरीर में जो है फैलाएगी, है ना? तो इसमें ऑक्सीजन युक्त, है ना, कहां से आता है? पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़कर। क्योंकि आर्टरीज देखो, अभी मैं आपको बताती हूँ पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती हैं। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखो कि जो आर्टरीज होती है उसमें कैसा होता है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। तो ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है अभी हम समझते हैं, है ना? ये सब पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके बाद वेन्स में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन रहित, या ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, ऑक्सीजन रहित या ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। और इसमें पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी शिरा को छोड़कर बाकी सारी शिराओं में, बाकी सारी वेन में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और कैपिलरीज में क्या होता है? दोनों। ठीक है, दोनों तरह का जो है ब्लड वो होता है। उसके बाद प्रेशर, है ना, प्रेशर। तो आर्टरीज में ध्यान रखिएगा बेटा, आर्टरीज में हमेशा प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आर्टरीज क्या करती है? रक्त को बाकी सारे अंगों में लेकर जाती है। तो हार्ट से क्या बनता है? हार्ट से प्रेशर बनता है इसके ऊपर, है ना? तो आर्टरीज में प्रेशर हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है, उच्च होता है। ठीक है, और वेन्स जो है ये धीरे 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 क्या करती हैं? ब्लड को या रक्त को हमारे हार्ट की तरफ लेकर आती हैं। तो इसमें प्रेशर हमेशा क्या होता है? कम होता है। कैसा होता है? कम। और इसमें कैसा होता है? हमेशा ज्यादा होता है। और कैपिलरीज में भी प्रेशर क्या होता है? कम होता है, क्योंकि इसकी दीवारें पहले ही क्या होती है? बहुत पतली होती है। फिर देखिए, अब रक्तवाहिकाएं, है ना, इसमें रक्तवाहिकाओं में जो आर्टरीज थी वापिस, अब इसकी जो दीवारें होती, मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज की दीवारें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कैसी होती है? मोटी होती। तो उसका रीजन हम यहां समझेंगे कि मोटी क्यों होती है। अभी हमने देखा कि आर्टरीज में क्या था या धमनियों में क्या था? प्रेशर ज्यादा होता है ना?
प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये कैसी होती है, ये मोटी है ना, इसकी जो दीवारें होती है ये गाढ़ी या मोटी होती, कैसी होती बेटा, मोटी, ताकि जो प्रेशर होता है इसके ऊपर वो प्रेशर क्या कर सके, प्रेशर ये हाई होता और ये प्रेशर क्या कर सके, आसानी से झेल सके, इसलिए इसकी जो दीवारें होती है वो लचीली होती है, एक तो फ्लेक्सिबल होती है और मोटी होती है, ठीक है। और जो हमारी वेन्स होती है यानी जो शिराएं होती हैं उनकी नसें कैसी होती है, उनकी दीवारें कैसी होती हैं, पतली होती हैं, ठीक है। और कोशिक ये जो कैपिलरीज होती हैं इनकी जो होती हैं दीवारें वो बहुत ही ज्यादा पतली होती है, बहुत थीन होती है, ठीक है। अगर आपको कभी कैपिलरी देखना है आपके लैब में तो आपके टीचर से बोलना केमिस्ट्री लैब में कैपिलरीज होती है, आप उठाकर देखना या मैडम से बोलना कि हमको कैपिलरीज दिखाओ, आप देखकर समझ जाओगे कि कैपिलरी कितनी पतली होती है, ठीक है। फिर वॉल्व्स, अच्छा ये वॉल्व क्या होते हैं, देखो मैं आपको समझाती हूँ वॉल्व क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये है हमारी शिरा, क्या है, शिरा मतलब क्या है, वेन्स, क्या है, वेन्स, ठीक है। अब वेन से क्या हो रहा है, वेन से क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है, क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है, ठीक है। अब ये ब्लड कैसे आता है, ये ब्लड आता है बेटा नीचे से ऊपर की तरफ, कैसा आता है, ये आता है नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, है ना, जो नसें होती है उसमें नीचे से ऊपर की ओर आ रहा होता है, ये इसका फ्लो होता है, ठीक है, ये इसका फ्लो होता है। तो ये जो बहाव है ये फिर से वापस क्या हो जाए, फिर से दूसरे उसी डायरेक्शन में ना जाए, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगे रहते हैं, वॉल्व लगे रहते हैं, क्या लगे रहते हैं, वॉल्व, है ना। जैसे हम हमारे घर में वॉल लगे होते हैं तो हमको जब पानी चाहिए होता हम वॉल घुमा देते हैं तो पानी का प्रेशर आ जाता है ना, बस वैसे ही तो ये वॉल्व क्या करते हैं, इसको वापस मतलब पीछे की दिशा में बहने से रोकते हैं, ठीक है, वापस पीछे की दिशा में ना जाए हमारा रक्त, इसलिए क्या करते हैं यहाँ पर ये वॉल्व उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वॉल्व समझ में आया है ना। तो ये वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये वॉल्व जो है हमारी नसों में यानी कि हमारी शिराओं में उपस्थित होते हैं, कहां पर उपस्थित होते हैं, शिराओं में, ठीक है। वॉल्व कहां उपस्थित होते हैं, शिरा में, ठीक है। और कहां पर एब्सेंट होते हैं, है ना, धमनियों में, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद कैपिलरीज में भी क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं, ठीक। फिर कार्य, मेन फंक्शन क्या होता है आर्टरीज का, दिल से पंप किए गए खून को, कि दिल अभी मैंने बताया पंप करता है, दिल क्या करता है, पंप करता है, तो दिल जब पंप करता है प्रेशर के साथ तो उस ब्लड को पूरे शरीर के अंगों तक, है ना, पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। और जो शिराएं होती है ये बाकी सारे अंगों से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला गंदा खून होता है, ठीक हो, उसको क्या करती है, हार्ट की तरफ मतलब हमारे हृदय की ओर लेकर आने का काम करती है, ठीक है, हमारे हृदय की ओर लेकर आने का काम करती है। तो दोनों का काम समझ में आया। आर्टरीज क्या करती है ना, धमनियां क्या करती हैं, दिल से जो शुद्ध रक्त है उसको बाकी सारे अंगों में पहुंचाने का काम करती हैं। और शिराएं क्या करती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो गंदा खून होता है उसको हार्ट की तरफ लेकर आती है, ठीक है। अब ये किसके थ्रू लेकर आती है वो मैं आपको भी बताती हूं। देखो जो आर्टरीज होती है इसमें एक सबसे बड़ी जो वेन होती है इसमें एक सबसे बड़ी वेन होती है जिसका नाम होता है वेने कावा, वेने कावा, है ना, जो क्या करती है इस पूरे रक्त को लेकर आती है। और इसमें होती है एक एओर्टा, क्या होता है, एओर्टा, ये सबसे बड़ी आर्टरी होती है, क्या होती है ये सबसे बड़ी आर्टरी होती है, ठीक है, जो क्या करती है रक्त को सारे अंगों तक पहुंचाने का काम करवाती है। और वेने कावा क्या है, ये
सबसे वेन होती है, सबसे बड़ी वेन, ठीक है। और कैपिलरीज क्या करती है? कैपिलरीज का काम क्या होता है? कोशिकाओं के साथ ऑक्सीजन तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान करवाना, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ही ब्लड होगा। अब लास्ट में कि ये मैंने आपको समझा दिया, उसी का ही पार्ट था कि ये क्या करती है? ले जाने, मतलब ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को ले जाने का काम करवाती है, ठीक है। अब एक बहुत ही काम की बात, अभी जो मैंने आपको बताया उसी को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि अभी हमने देखा बेटा आर्टरीज क्या कर रही थी? आर्टरीज क्या कर रही थी? हृदय से पूरे अंगों में क्या ले जा रही थी? शुद्ध रक्त ले जा रही थी, ठीक है। तो जो महाधमनी होती है, सबसे बड़ी धमनी, अभी मैंने आपको बताया उसको क्या कहते हैं हम? एओर्टा। क्या कहते हैं बेटा? एओर्टा, ठीक है। ये सबसे बड़ी धमनी होती है ना। ये चीज याद रखिएगा कि ये सबसे बड़ी धमनी होती है, ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाने वाली एक मात्र धमनी, ठीक है। अभी हमने देखा कि जितनी भी आर्टरीज होती है, जितनी भी आर्टरीज होती है उनमें क्या था? शुद्ध रक्त था। क्या था? शुद्ध रक्त। तो बस एक आर्टरी, किसको? पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़कर सिर्फ इसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है बेटा? अशुद्ध रक्त, ठीक है। अशुद्ध रक्त होता है, किसमें होता है? एक पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर, एक पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर, क्योंकि इसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? सबसे बड़ी शिरा होती है हमारी वेना कावा। कौन सी होती है? वेना कावा, ठीक है। और ये क्या करती है? वेना कावा या शिराओं का काम क्या होता है? अशुद्ध रक्त को ले जाना, ठीक है। कहां पर? दिल की ओर। लेकिन इसमें भी एक होती है जिसको हम फुफ्फुसीय शिरा या पल्मोनरी वेन कहते हैं। फुफ्फुसीय शिरा या पल्मोनरी वेन कहते हैं। इसके अंदर ये एक ऐसी एकमात्र शिरा है जिसके अंदर शुद्ध रक्त होता है। क्या होता है बेटा? शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त पाया जाता, ठीक है। अब आप इस चीज को यहां पर ध्यान से पढ़ लीजिए कि शिराओं में मौजूद वॉल्व खून को वापस बहने से रोकता है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो हमारी शिरा थी जिसमें क्या था? ब्लड था, ठीक है। ब्लड था, उसमें क्या था? ये जो वॉल्व लगे हुए थे, है ना, जो वॉल्व थे, कौन थे? वॉल्व थे। इन्होंने क्या करा? इन्होंने क्या करा? वापिस उनको पीछे की तरफ बहने से रोका, है ना। खून को वापस बहने से रोकते हैं। वे यह पक्का करते हैं कि खून सिर्फ एक ही दिशा में बहे। कौन? वॉल्व्स। कौन? वॉल्व्स क्या करते हैं? पक्का करते हैं कि खून सिर्फ एक ही दिशा में बहे, यानी दिल की तरफ। भले ही यह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत है ना, क्योंकि नीचे से ऊपर आ रहे हैं, नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो कैसा है ये? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, है ना, ग्रेविटेशन के ऑपोजिट चल रहा है ये, ठीक है। तो खासकर ये कहां आते हैं? पैरों से सिर की ओर आते हैं। इससे खून का बहाव सही बना रहता है और खून को एक ही जगह जमा होने से भी ये क्या करते हैं बेटा? रोकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट जरूर कीजिएगा। अब देखिए, अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी, क्यों पढ़ी? मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम मानव हृदय पढ़ेंगे, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा ब्लड, कि ब्लड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? ब्लड वेसल्स देखी। क्या देखी? ब्लड वेसल्स देखी। और तीसरा क्या देखेंगे? हम मानव हृदय। क्या देखेंगे बेटा? मानव हृदय। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता है, कहते हैं कि हमारा दिल बहुत ही कमजोर है ना। कोई इसको कोई ज्यादा कुछ कह दे तो बहुत हर्ट हो जाता है, मेरा दिल बहुत हर्ट हो गया यार, उसने मुझे ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, आज तो मेरा दिल बहुत दुखा दिया किसी ने, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई दिल हमारा दुखाता नहीं है। दिल का जो काम है वो आज हम समझेंगे बहुत अच्छे से, है ना। तो दिल कोई दुखा नहीं सकता, और दिल को कोई, हम कहते हैं कि दिल अपना साफ कर लो, तो दिल साफ होगा तो फिर हम भी क्या हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, दिल का काम जो है हम आज अच्छे से समझेंगे। और
दिल जो है, हमारा हार्ट जो है, हम कहते हैं बहुत डेलिकेट ऑर्गन है। मुझे एक बात बताओ, एक दिल ही ऐसा है जो हमारे जन्म लेने के पहले से काम करता है, ठीक है ना। हम बाकी अंग तो भी हम थोड़ी देर सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन दिल क्या है, हमारे जन्म लेने के पहले से धड़कता रहता है। और यहां तक कि अगर किसी को ब्रेन डेड डिक्लेयर किया तो भी उसका हार्ट क्या होता है, कुछ समय तक पंपिंग करता रहता है। मतलब हमारे मरने के कुछ समय तक बाद भी हमारा हार्ट क्या करता है, पंपिंग करता है। और हमारे जन्म लेने के पहले से और पूरे जब तक हमारा जीवन है तब तक नॉन स्टॉप। मुझे बताओ, ऐसी कोई मशीन है, ऐसी कोई पावरफुल मशीन है जो हार्ट जैसा काम कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। तो सोचो हमारा हार्ट कितना ज्यादा पावरफुल मशीन है, कितनी बेहतरीन मशीन है ना। और ये कोई ऐसी छोटी मोटी मशीन नहीं कि इसको हर कोई आकर दुखा जाए या दिल तोड़ जाए, है ना। तो ये दिल टूटने वाली चीज नहीं है ना, ये बहुत ही पावरफुल मशीन है। तो चलिए आप हम इस दिल को या हार्ट को समझते हैं, ठीक है बेटा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से भी बनना है और 100% बनना है। क्या बनना है? देखिए 2011 में और 2023 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि आपको क्या करना है, इसका ड्रॉ बनाना है, हार्ट का ड्रॉ बनाना है और उसको प्रॉपर लेबल करना है, ठीक है। अब जो आप हार्ट बनाओगे वो कुछ इस तरीके से बिल्कुल नहीं होगा, कुछ इस तरीके से बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर कैसा होगा आपका हार्ट जो है? अब आपका हार्ट जो है कैसा होना चाहिए? आप कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। अब ये हार्ट ऐसा रहेगा। आप बोल रहे मैडम ये क्या गंदी सी चीज बना दी? बेटा अगर रियल में जब हार्ट देखोगे तो ऐसा ही लगेगा कि ये क्या गंदी सी चीज है, पर ये कितनी पावरफुल मशीन है अभी आप जान जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दिल के बारे में, या अपने हृदय के बारे में पढ़ना है। और अब इसको दिल नहीं, हम हृदय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हृदय बोलेंगे। आज से क्या बोलेंगे? इसको हृदय बोलेंगे, ठीक है। तो हृदय क्या है पहले समझ लेते हैं कि हृदय होता क्या है, ठीक है। तो बेटा हृदय जो है ये दिल मांसपेशियों से बना एक अंग है, ठीक है, जो छाती के सामने, मतलब हमारे हार्ट के या छाती के सामने की तरफ यह सर्कुलेशन या रक्त संचार के नाम की प्रक्रिया को जारी रखता है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे मतलब जन्म लेने के पूर्व से और मृत्यु के बाद कुछ समय तक भी क्या करता है, ये पंपिंग, मतलब इसका काम चलता रहता है, ठीक है। तो पूरे शरीर में खून का क्या करता रहता है, ये पंपिंग करता रहता है, पंप करता है। और इसमें क्या होते हैं, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। आप देखो है ना, ये एक ऐसा घर है। हार्ट क्या है? हार्ट क्या है? एक ऐसा घर है जिसके अंदर क्या है बेटा? 4 चैम्बर है। क्या है? 4 चैम्बर, मतलब 4 रूम है, ठीक है। तो हार्ट क्या है? 4 रूम वाला घर है, 4 रूम वाला घर है, ठीक है। 4 ही रूम है इसके अंदर। अब 2 रूम क्या है? ऊपर है। 2 रूम क्या है इसमें? ऊपर है। और 2 रूम कैसे हैं? नीचे हैं। 2 रूम नीचे हैं। 2 रूम क्या है? 2 रूम नीचे हैं। और 2 रूम ऊपर है और 2 रूम नीचे हैं। अब ये जो ऊपर वाले रूम है कैसे हैं? जो ऊपर वाले रूम है हम इसको कहते हैं एट्रियम। क्या कहते हैं बेटा? एट्रियम। क्या कहते हैं? एट्रियम। याद रखिएगा एट्रियम कहते हैं, है ना, ए, ठीक है। और नीचे वालों को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल, ठीक है, ठीक है। तो हार्ट क्या है? एक ऐसा घर है जिसके अंदर क्या है? 4 रूम है, 2 ऊपर और 2 नीचे। और ऊपर वाले रूम को क्या कह रहे हैं हम? एट्रियम कह रहे हैं। और नीचे वाले रूम को क्या कह रहे हैं? वेंट्रिकल कह रहे हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं?
ये होते हैं राइट साइड के, मतलब आर ए और आर बी, ठीक है। आर ए मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और एल ए और एल बी मतलब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये 4 चैम्बर जो है हमारे हार्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनको बिल्कुल बाय हार्ट करना है आपको, बहुत अच्छे से याद करना है कि हमारे हार्ट में बेटा 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें 4 चैम्बर होते हैं जो सेप्टम से अलग होता है। और देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये बीच में क्या होता है, इसमें इस तरीके से क्या होती है, एक दीवार समझ लीजिए आप, एक दीवार समझ लीजिए जिसको क्या कहते हैं, ये दीवार समझ लीजिए जिसको हम क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सेप्टम, है ना। कि दो भाइयों की लड़ाई हो गई और दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग हो गया, भाई अब तू हमारे घर में मत आना और तू हमारे घर में नहीं, तो बीच में क्या कर दी, एक दीवार, और उस दीवार को क्या कह दिया, सेप्टम, कि तुम हमारे इसमें नहीं आओगे और हम तुम्हारे इसमें नहीं आएंगे, तो दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। किसके थ्रू अलग कर दिया, इस सेप्टम के थ्रू अलग कर दिया, ठीक है ना। और ये साफ और अशुद्ध खून को आपस में मिलने से रोकता है। तो अभी मैंने बताया कि सेप्टम क्या करता है, शुद्ध और अशुद्ध, है ना, दोनों रक्त को आपस में मिलने से रोकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये मिल गए तो फिर तो सारा काम ही क्या हो जाएगा, सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका काम बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर देखिए इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं एक बार अच्छे से, कि आलिंद या निलय, यह एट्रियम और वेंट्रिकल, याद आया मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले क्या है, एट्रियम, और नीचे वाले क्या है, वेंट्रिकल। मतलब ऊपर वाले क्या है हमारे, आलिंद है, और नीचे वाले क्या है हमारे, निलय, ठीक है। एट्रियम और वेंट्रिकल, आलिंद और निलय, एक बार समझ लेते हैं इनको। दिल के ऊपरी हिस्से में, ठीक है, दिल के दोनों बता दिए मैंने, ऊपरी हिस्से में होते हैं। अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट कौन होते हैं, एट्रियम, आलिंद, और नीचे के हिस्से में क्या होते हैं, निलय, ठीक है। अब आलिंद की जो दीवारें होती है बेटा, ये कैसी होती है, पतली होती है। कैसी होती है, पतली, याद रखिएगा ये पतली होती है, क्योंकि यहां से क्या होता है, रक्त आएगा, इसको हम और अच्छे से समझेंगे। अभी आप जो मैं बता रही हूं उसको बहुत अच्छे से सुनिए। और नीले की दीवारें जो होती हैं मजबूत और मोटी होती, कैसी होती, मजबूत और मोटी होती है। ये शिराओं से रक्त प्राप्त करते हैं, ठीक है। एट्रियम जो है ना, जो आलिंद है, ये किससे जुड़ते हैं, ये जुड़ते हैं शिरा से। किससे जुड़ते हैं बेटा, शिरा। और शिरा की दीवार हमने कैसी देखी थी, पतली। कैसी थी, पतली। दीवारें कैसी थी बेटा, शिरा की दीवारें कैसी थी, पतली, तो इनकी भी कैसी होगी, पतली होगी, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। और ये क्या करते हैं, शिरा से रक्त लेते हैं और ये धमनियों में रक्त पंप करते हैं। कौन, नीले, ये क्या करते हैं, धमनियों में रक्त पंप करते हैं। और हमने देखा था कि धमनियों की जो मतलब जो वॉल्व थी या जो दीवारें थी वो कैसी थी, धमनियों की वॉल्व कैसी थी, धमनियों की वॉल्व कैसी थी बेटा, मोटी थी। कैसी थी, मोटी थी, ठीक है, आई बात समझ में। अब जो दाया आलिंद होता है, मतलब राइट हैंड साइड दाया आलिंद जो होता है, इसमें दाया आलिंद में शरीर से ऑक्सीजन रहित मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। यहां पर कौन सा आता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। और बाया आलिंद फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त, मतलब एक जो बाया आलिंद होता है ये ऑक्सीजन से फिर हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़ों से क्या करता है, ऑक्सीजन वाला जो रक्त होता है वो कहां पर लेकर आता है, नीले के पास लेकर आता है, ठीक है। और दाया वेंट्रिकल बिना ऑक्सीजन वाला खून फेफड़ों की तरफ पंप करता है, और बाया वेंट्रिकल ऑक्सीजन वाला खून, ऑक्सीजन वाला मतलब ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन वाला खून क्या करता है, हमारे शरीर में जो एओर्टा में छोड़ता है वो क्या करता है, फिर पूरे शरीर में घुमा देता है, ठीक है। तो दिल मतलब हृदय का डायग्राम की प्रैक्टिस आपको करनी है अच्छे से।
और अभी आपको ये समझना है और एक बार अच्छे से इसका रिवीजन करना है कि एट्रियम और वेंट्रिकल, आलिंद और निलय दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और डिटेल में समझेंगे। और जो प्रवाह होता है रक्त का हमारे शरीर में हृदय से, है ना, और हृदय से कैसे वो लंग्स में जाता है, लंग्स क्या करते हैं, मतलब फेफड़े क्या करते हैं, और ये पूरी जो प्रोसेस है हम इसको कंटिन्यू रखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए, अच्छे से सभी चीजों को पढ़िए, ठीक है। तो हम बाकी जो स्टडी है, बाकी जो भी इसकी डिटेल स्टडी वो करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले हम देखते हैं कि भाई हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप इसको जल्दी से ज्वाइन कीजिए, है ना, और बाकी सारे बेनिफिट्स इसका लाभ उठाइए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे विनर्स के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म को बहुत ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ऑनलाइन पढ़ने का मौका जो मिला है आपको उसका फायदा उठाइए बेटा, और बाकी अपने फ्रेंड्स में भी इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। बाकी ये जो दूसरे चैनल्स हैं आप इनको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। यहां पर भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, और ये यूट्यूब के जो भी चैनल्स हैं इनका भी आप क्या कर सकते हैं, बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो आज की क्लास हम बेटा यही करेंगे खत्म। तो भूलिएगा नहीं, जब तक शुरुआत नहीं तब तक एक बुलंद जो है हमारी जीत हो ही नहीं सकती। तो आपको क्या करना है, एक शुरुआत करना ही है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, अपने अगली क्लास में इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और बहुत डिटेल में समझेंगे चीजों को बेटा, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। तो गुड बाय, गुड नाइट, है ना, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।